मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू O2 IAS एकेडमी। आज हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 10 जो है वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज का भी जो लेक्चर होगा इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, और जो स्टूडेंट अभी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करने का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको पूरे जो लास्ट लेक्चर्स भी हुए हैं उनका भी PDF जो है वो यहाँ पे आपको रीड करने के लिए अवेलेबल होगा। स्टूडेंट, O2 IAS अकेडमी का एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट HP हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रीलिम की जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। HAS अलाइड्स के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करके आप अपना जो प्रैक्टिस है उसे और भी बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप हिमाचल GK को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट अभी HAS या सिविल सर्विस का प्रेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं वो भी यहाँ पे जाके एक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके अपना जो प्रेपरेशन है उसे अभी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आज का जो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है, और इसे एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 1950 के बाद, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न है जो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी एक्ट से इसे जो है हमने उठाई थी। इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में है, और इसको भी अगर आप रेफरेंस स्टडी के लिए कोई बुक साथ में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडिया है उसको यहाँ पे आप साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। आपके जो फोकस पॉइंट रीडिंग के टाइम रहेंगे रीज़न, यानी कि इस एक्ट को लाने के पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न थे वो यहाँ पे क्या थे, इस एक्ट की मेन फीचर्स क्या थी, यानी कि क्या नई प्रोविज़न जो थी वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस में इंट्रोड्यूस की गई, और इसका हम आगे आने वाले टाइम पे इसका हम क्या जो है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो हम देखने को मिलता है। तो इस तरह की ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न आपने जो है इसे अच्छी तरह से जो है वो साथ में रीड करना है। तो आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया है, इट इज़ अ वेरी simple question. This is about what is the Government of India Act 1935, or what changes did it introduce in the Indian governance system। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है, और इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में भी बताना है, और इसकी जो मेजर फीचर हैं जिससे किस तरह का इंडियन गवर्नेंस में और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं, ये आपने अपने आंसर में इसे राइट डाउन करना है। जब अपना आंसर राइट डाउन करेंगे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इसे देखेंगे, इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं और इसकी मेन फीचर्स क्या है। वन बाय वन हमें फीचर्स देखनी है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, और किस तरह से हम इसे जो है लिख सकते हैं ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। यानी कि कोई भी अगर आपको एक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आपके पास एक मॉडल आंसर है जिसे आप फॉलो करके बाकी एक्ट के ऊपर भी जो है अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बतानी है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कब लाया जाता है, ये अगस्त 1935 में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे डेट स्पेसिफाई कर देना है और कुछ नहीं लिखना है। इस एक्ट का बेसिस क्या था, तो इस एक्ट का बेसिस क्या था, पहली साइमन कमीशन की रिपोर्ट। हमें पता है 1927 में साइमन कमीशन आते हैं, और उनकी जो रिपोर्ट है वो 1929 में आती है। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी आगे ये जो एक्ट है ये लाया जाता है। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के बाद 3 मेजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में होती हैं, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि बिना एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किए हुए हम कोई ऐसा एक्ट लेके आएँ ताकि कंट्री में उसका प्रोटेस्ट जो है वो कहीं आगे ज़्यादा ना हो। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट रहता है, लेकिन ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती हैं, ये इनकंक्लूसिव रहती हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता इन कॉन्फ्रेंस का, जिसके चलते 1933 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक वाइट पेपर इंट्रोड्यूस करती है, और उसके चलते ये जो 1935 का एक्ट है इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो
ये दो तीन बस स्पेसिफिक से पॉइंट अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में रख देते हैं तो आप अपना जो आंसर, आपके जो इंट्रोडक्शन है बड़ी अच्छी तरह से जो है वो डिफाइन हो जाती है। अब सेकंड पार्ट में हमसे फीचर्स के बारे में पूछा गया है, तो वन बाय वन हम इसकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसका पहला मेजर फीचर ये था कि इंडिया में पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरेशन का मतलब होता है एक फेडरल सिस्टम, जहाँ पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन सेंटर एंड इट्स डिफरेंट स्टेट यूनिट। उस समय भी ये किया गया, और उस समय फेडरेशन में क्या किया गया, देयर वाज वन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। तो उस समय जो फेडरेशन थी, जो सिस्टम था, उसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। इसमें भी प्रोविजन रखा गया था कि जो प्रोविंसेस हैं ब्रिटिश इंडिया के, वो तो फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया था कि उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होगा कि आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए, चाहे आप इसे ना ज्वाइन कीजिए। तो जो एक फेडरल सिस्टम है उसकी फाउंडेशन जो है इस एक्ट के नीचे जो है रखी गई थी, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में यहाँ पे एक जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का वो यहाँ पे किया गया था। अब क्योंकि इस एक्ट ने एक फेडरल सिस्टम ला दिया गया था, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, तो ये भी ज़रूरी था कि सेंटर के पास क्या पावर होगी, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल उसके पास क्या पावर होगी और प्रोविंसेस के पास क्या पावर रहेगी। तो इसके लिए 3 लिस्ट क्रिएट की गई हैं। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे प्रेजेंट की तरह है। फेडरल लिस्ट जिसे हम आज यूनियन लिस्ट कहते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट, यानी कि कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हो। इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो सब्जेक्ट इन 3 लिस्ट से बाहर हो जाते थे उनको रेसिडुअल पावर में लिस्ट में रख दिया गया, और ये लिस्ट जो थी इट वाज गिवन टू द वॉइसरॉय, यानी कि अगर इन तीनों सब्जेक्ट के बाहर कोई लिस्ट के बाहर कोई सब्जेक्ट बच जाता था तो उसके ऊपर जो फाइनल लॉ मेकिंग है वो यहाँ पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे कर सकते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेसिडुअल पावर है ये किसके पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से फेडरल सिस्टम के नीचे सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बड़े लंबे समय से हम डिमांड कर रहे थे कि सेल्फ रूल दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। हालांकि ऐसा कुछ तो नहीं किया गया, लेकिन प्रोविंसेस लेवल को एक यहाँ पे ऑटोनॉमी जरूर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। उनको थोड़ा ऑटोनॉमस पावर दे दिया गया, गवर्नर्स को लेके यहाँ पे उन्हें थोड़ा ऑटोनॉमस दे दिया गया। 1919 एक्ट के नीचे जो डायरची जो हमने इंट्रोड्यूस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उस समय इन प्रोविंसेस लेवल, उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि साइमन कमीशन की भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन थी कि डायरची जिसे हम एक तरह का ड्यूल सिस्टम कहते हैं वो प्रोविंसेस पे सही तरह से वर्क नहीं कर रही है, तो उसको भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया गया। लेकिन ये डायरची को प्रोविंसेस से अबॉलिश करके सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें होता क्या था कि जो सब्जेक्ट होते थे उसको, जैसे जो फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है गया था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। इसमें जो रिजर्व लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते थे उसके ऊपर जो उस समय गवर्नर जनरल होते थे वो अपना लॉ मेकिंग कर सकते थे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उसके ऊपर जो उस समय की जो लेजिस्लेचर होती थी, इंडियन लेजिस्लेचर होती, यानी जो इंडियन लीडर होते थे वो अपना इसके ऊपर लॉ मेकिंग कर सकते थे। तो डायरची को प्रोविंसेस पे ख़त्म करके सेंटर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाई कैमर लेजिस्लेचर, हालांकि बाई कैमर लेजिस्लेचर का प्रोविज़न 1919 के एक्ट में दे दिया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, और 1935 के नीचे जो हमारी लेजिस्लेचर है उसे बाई कैमरल बना दिया गया। जैसे आज की हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, तो इसके 2 हाउसेज जो हैं क्रिएट कर दिए गए फेडरल लेजिस्लेचर के। और जो लोअर हाउस था जिसे हम आज लोकसभा कहते हैं, इट वाज कॉल्ड फेडरल असेंबली, और अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, दिस वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट हियर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे बना दिया गया, और यहाँ तक कि कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी थे यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जैसे कि बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, बिहार थी, असम थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पर जो लेजिस्लेचर थी उसको बाई कैमरल जो था वो बना दिया गया था। इसके बाद क्योंकि अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था सेंट्रल प्रोविंसेस के बीच में, तो ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको हैंडल करने के लिए एक फेडरल कोर्ट भी बनाई गई। पहले इंडिया में हाई कोर्ट हुआ करती थी जिसकी
जो अपील थी वो लंदन में प्राइवी काउंसिल में की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे 1935 एक्ट के नीचे दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बना दिया गया, जहाँ पे हाई कोर्ट की जो भी डिसीजन है उसकी अपील यहाँ पे की जा सकती थी, और बाद में फेडरल कोर्ट की अपील आप आगे लंदन में प्राइवी काउंसिल में कर सकते थे। और यही फेडरल कोर्ट हमारी 1950 के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो फॉर्म कन्वर्ट जो है वो हो जाती है। इसके बाद इस एक्ट के नीचे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न भी यहाँ पे दिया गया, इलेक्शन का प्रोविज़न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो राइट टू वोट है वो सबको नहीं दिया जाता है। जस्ट 10% ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसके पास ये राइट टू वोट दिया जाता है, वो भी सर्टन कंडीशन, एजुकेशनल, टैक्स और ऐसी बहुत सारी कुछ कंडीशन होती हैं जो उसके ऊपर लगी होती हैं, लेकिन राइट टू वोट जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। So student, that you can see it here, these were some of the important कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो इस एक्ट के नीचे हमें अपने आंसर में यहाँ पे राइट डाउन करनी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपको यहाँ पे एक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस एक्ट की जो मेन प्रोविज़न है उसे लिखना है, और उसके बाद एक दो लाइन में उसे आप अपना फर्दर जो है उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देना है, ज़्यादा उसे डिटेल में आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बाद एंड में कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि ये जो एक्ट था इट वाज ए माइलस्टोन इसे क्यों बना जाता था, क्योंकि इसके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक लास्ट मेजर एक्ट था, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद ही आगे जाके एक इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है इस्टेब्लिश हो पाती है, क्योंकि इस एक्ट की बहुत सारी प्रोविज़न है जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी। और दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था इट वाज रिप्लेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज आवर कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और उसका जो मॉडल आंसर को देख के आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह से हमें राइट डाउन करना है, कौन से पॉइंट हमें किस तरह से लिखना है। एक बार इसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर द टुडे एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।